अगर मेरी वॉइस में आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो प्लीज हमें सपोर्ट करें। कहानी की शुरुआत में 2 कपल को दिखाया जाता है जो वीकेंड मनाने के लिए अपने घर से निकलते हैं, लेकिन उससे पहले एरिक अपने दोस्त कैश से मिलता है और वो इनको एक कैब में जाने के लिए कन्विंस कर रहा था जिसको उसने पिछले वीक ही ढूंढा था। दरअसल आज से 1 वीक पहले 2 कपल एडवेंचर के लिए नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आए थे, मगर वो दोनों ही रास्ता भटक जाते हैं और जल्द ही शाम होने वाली थी। अगर ये यहाँ से नहीं निकले तो जंगली जानवर इनको खत्म कर देंगे, इसलिए अकी को दूसरी दिशा में निकल जाता है ताकि वो यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ सके, मगर वो एक गहरे गड्ढे में गिर जाता है। उसकी आवाज सुन के ये भी उसी ओर भागती है और उसी में गिर जाती है, जिससे उसके पैर में काफी चोट लग जाती है। उस वजह से वो हिल नहीं पाती। अकीको की डेड बॉडी उसके बगल में पड़ी थी क्योंकि गिरने की वजह से उसकी मौत हो गई थी। उसको देख के इसके होश उड़ जाते हैं। तभी इसके ऊपर एक क्रोकोडाइल हमला करके इसको भी मार देता है। 1 हफ्ते बाद उनके वापस ना लौटने पर उनको ढूंढने के लिए एक सर्च मिशन को भेजा गया था जिसका हिस्सा कैश भी बना था, और उसी दौरान उसको वो कैब मिला था जिसको एक्सप्लोर करने अब वो खुद अपने दोस्तों के साथ जाना चाहता है। साथ ही वो बताता है कि उस कैब की जानकारी अभी तक किसी भी वेबसाइट पर अवेलेबल नहीं है। अगर हमने उसे एक्सप्लोर करके लोगों को उसकी जानकारी देंगे तो न जाने कितनी पैसे छापेंगे। उसकी एक्साइटमेंट देख के ये चारों भी उस कैब में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं और अगले दिन ये सब निकल पड़ते हैं। उस जगह पहुंचकर एरिक पहले मौसम देखता है जिससे इनको पता चलता है कि तूफान साउथ की ओर जा रहा है और ये सेव है, इसलिए ये पांचों उस कैब में नीचे उतर जाते हैं। अंदर इनको एक और सकरा रास्ता दिखता है जिससे अब ये सब आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। अचानक से ऊपर मौसम खराब हो जाता है और जोरों से बारिश होने लगती है जिसके बारे में इनको कुछ पता नहीं था। कुछ देर अंदर जाने के बाद इनको वो मिल जाता है जिसकी इन सब को तलाश थी और ये चारों ओर टॉर्च से इस पूरी जगह को देखना शुरू कर देते हैं क्योंकि अंदर बहुत अंधेरा था और ये लोग अब इस जगह को टूरिस्ट पार्क बनाना चाहते हैं, इसलिए हर जगह को अच्छी तरह से चेक करते हैं कि यहाँ पर किसी भी तरीके का खतरा तो नहीं है। चट्टान से पानी निकल रहा था जिसको एरिक देख लेता है, जिसकी रफ्तार काफी तेज थी। कैश बताता है कि ये सब तो नॉर्मल बातें हैं, मगर एरिक को कुछ ठीक नहीं लगता, इसलिए अब ये यहाँ से सबको बाहर निकलने को कहता है। तभी इनका ध्यान एक आवाज अपनी ओर खींच लेता है। ये कुछ समझ पाते उससे पहले ऊपर से ढेर सारा बारिश का पानी यहाँ पर भरना शुरू हो जाता है। उस वजह से ये लोग 2 हिस्सों में बंट जाते हैं। कैश एरिक से बताता है कि उसका बैग पानी के साथ कहीं गुम हो गया और उसके बिना हम यहाँ से निकल नहीं सकते क्योंकि उसमें कार की चाबी है। एरिक देखता है कि पानी बहुत तेजी से भर रहा है। बाकी लोग कॉल करने की कोशिश करते हैं लेकिन मोबाइल में नेटवर्क नहीं था क्योंकि ये लोग काफी नीचे थे। एरिक कहता है, हम लोग जहाँ से अंदर आए थे हमें वहीं से निकलना होगा, नहीं तो सब मारे जाएंगे। इसकी बात सुन के सभी निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब ये सब बाहर जाने के लिए उस जगह पहुंच जाते हैं जो अब पूरी तरह से पानी के नीचे था, एरिक कहता है, पहले मैं अंदर जाके देखता हूँ कि क्या रास्ता क्लियर है या नहीं। उधर विक्टर को कैश का बैग दिख गया था जिसको लेने के लिए वो दूसरी ओर चला जाता है, मगर उसको कोई चीज पानी में नीचे खींच लेती है और इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ चला गया। उसको देखने के लिए ये सब आगे जा ही रहे थे, तभी वो क्रोकोडाइल के साथ ऊपर आता है। उसको देख के इनकी सांसें टंग जाती हैं और सब पानी से बाहर निकल जाते हैं, मगर विक्टर अभी भी पानी में ही था। ये लोग उसको बाहर निकालते हैं लेकिन वो किसी और की ही डेड बॉडी थी। एक बार फिर से वो पानी के ऊपर आता है। एरिक बिना अपनी जान की परवाह किए उसको बाहर निकालता है, लेकिन अब वो काफी जख्मी हो गया था और उसको हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत थी, नहीं तो वो दर्द से मारा जाएगा। ये उसके दर्द को कम करने के लिए उसको पेन किलर देते हैं जिससे कुछ देर तक ही राहत रहेगा और इनको कुछ भी करके यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। मगर सवाल ये था कि अब पानी में कौन जाएगा, क्योंकि वो क्रोकोडाइल इनकी मौत बनकर अभी भी यहीं पर मौजूद था।
अगर ये पानी में उतरते हैं तो वो फिर से इनके ऊपर हमला कर देगा। इसलिए सब ये फैसला करते हैं कि हम पानी कम होने का वेट करेंगे। लेकिन एरिक जानता है कि जल्द ही पूरा कैब पानी के अंदर होगा, इसलिए ये कैश को अपने साथ रास्ता ढूंढने के लिए चलने को कहता है। वो इसको समझाने की कोशिश करता है। उसकी बात सुन के एरिक कहता है कि क्या यहाँ से निकलने का कोई और रास्ता है, क्योंकि विक्टर को मेडिकल की जरूरत है, नहीं तो वो मारा जाएगा और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अगर तुम्हें मेरे साथ चलना है तो चलो, नहीं तो मैं अकेला ही जा रहा हूँ। उसकी बात सुन के कैश कहता है कि रुको, मैं कुछ सोचता हूँ। तभी उसको वो बॉडी दिख जाती है जो उसी के पास में थी। दरअसल ये उस जापानीज कपल में से उस लेडी की बॉडी थी जिसको क्रोकोडाइल ने मार दिया था, और कैश उसकी बॉडी को पानी में फेंक देता है। जब क्रोकोडाइल उस पर टूट पड़ता है तो उसका फायदा उठा के एरिक और कैश यहाँ से निकल जाते हैं। ऐसे डेंजर सिचुएशन में 1 मिनट का रास्ता भी इनको कई मीलों का लग रहा था। वहां पर पहुंच के इनके हाथ निराशा ही लगता है, क्योंकि पानी के साथ चट्टानें भी नीचे आ गई थीं और उससे बाहर जाने का रास्ता ब्लॉक हो गया था। इसलिए अब इनके पास वापस आने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। एरिक का पैर नीचे चट्टानों में फंस जाता है, जिससे वो वहीं पर रुक गया था, मगर वहां से कैश आगे निकल जाता है। उधर विक्टर की सांसें फूलने लगती हैं और उसको इनहेलर पंप की जरूरत पड़ जाती है। जो योलेंडा के पास था वो उसको इनके ओर फेंकती है, मगर वो बीच में ही गिर जाता है। विक्टर की हालत और भी खराब होती जा रही थी, इसीलिए बिना सोचे समझे योलेंडा पानी में उतर जाती है उस पंप को लेने के लिए। तभी वो क्रोकोडाइल उसकी ओर आने लगता है, मगर उससे पहले वो पानी से बाहर निकल जाती है और अब पंप लेने के बाद विक्टर नॉर्मल हो जाता है। उधर कैश खुद को अकेला पाता है, क्योंकि अब तक वो काफी आगे निकल आया था। तभी उसको पानी में हलचल दिखती है। जब वो नीचे देखता है तो उसकी सांसें रुक जाती है, क्योंकि वो क्रोकोडाइल अब इसके काफी नजदीक आ चुका था। अगर इसने जरा सा भी पानी में हलचल किया तो वो इस पर हमला कर देगा। डर किसे कहते हैं, वो इसे अब पता चल रहा था, मगर खुद की तसल्ली के लिए वो एक बार फिर से पानी में देखता है और इस हरकत की वजह से ये अपनी जान से हाथ धो बैठता है। लेकिन अभी भी एरिक बचा था, जो इससे काफी पीछे था, मगर बहुत जल्द उसको पता चल जाता है कि कैश मारा गया। इसलिए अब वो इनके पास वापस आ जाता है। जैन उससे पूछती है कि कैश कहाँ पर है। उसकी बात का वो कोई जवाब नहीं देता, जिससे ये समझ जाती है कि वो मारा गया। इसलिए अब जैन उससे बताती है कि मुझे एक रास्ता मिला है, शायद उससे हम बाहर निकल सकते हैं। एरिक उसको चेक करने अकेला ही जा रहा था, मगर उसके साथ योलेंडा भी जाने को तैयार हो जाती है और विक्टर के पास जैन रुक जाती है। उनके जाने के बाद ये देखते हैं कि पानी काफी तेजी से भर रहा है। जहां पर ये है, बहुत जल्द ये भी पानी के नीचे होगा। जैन विक्टर को लेकर इससे भी ऊंची जगह पर चली जाती है। तभी इनको कैश का बैग दिख जाता है, जिसमें कार की चाबी थी। उसको लेने के लिए वो पानी में उतर जाती है, ये जानते हुए कि वो क्रोकोडाइल अभी भी यहीं पर है, मगर ये रिस्क लेने को तैयार थी। जब वो बैग लेकर वापस आती है, तभी उसका पैर फिसल जाता है। उसके सर में चोट लगने की वजह से वो बेहोश हो जाती है। विक्टर देखता है कि वो उसी की ओर आ रहा है, इसलिए ये उसको होश में लाने के लिए नीचे चला जाता है। क्रोकोडाइल जैन को छोड़ के विक्टर के ऊपर हमला कर देता है और जैन, जो अब होश में आ चुकी थी, ये उसको अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देख इसकी रूह कांप जाती है। तभी एरिक और योलेंडा वापस लौट आते हैं। एक बार फिर से उनके हाथ निराशा ही लगा था, क्योंकि जो रास्ता इनको जैन ने बताया था वो एक पॉइंट पर जाके बंद हो गया था, यानी कि ये तीनों यहाँ पर फंस चुके हैं। जैन के पास विक्टर को न पाकर ये समझ जाते हैं कि वो भी मारा गया। तभी इनको पानी में नीचे से सनलाइट आती हुई दिख जाती है और वहां से एक पानी का भंवर भी बन रहा था, जिससे ये अनुमान लगाते हैं कि शायद वहां से बाहर जाने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा, एक ब्लैक होल की तरह। अगर इनको इस जगह से जिंदा बाहर जाना है तो ये रिस्क लेना ही पड़ेगा। और अब ये तीनों यहाँ से निकलने के लिए पानी में उतर जाते हैं। एक बार फिर से वो क्रोकोडाइल इनकी ओर आने लगता है,
मगर इस बार एरिक उन दोनों को बाहर निकालने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो खुद को ही विक्टर की मौत का जिम्मेदार मान रहा था। इसके फोर्स करने पर ही वो यहाँ आया था, और वो ये भी जानता है कि हम तीनों में से किसी एक को उसका ध्यान भटकाना होगा, नहीं तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। क्रोकोडाइल जब उस पर हमला कर देता है, जिसका फायदा उठा के वो दोनों यहाँ से बाहर निकल जाती है, मानो जैसे ये किसी नर्क से बाहर आई हो। इतना सुकून मिलता है इनको, और ये कार को लेकर यहाँ से जाने लगती है। तभी इनका एक्सीडेंट होने से बचता है, क्योंकि रास्ते में एक पेड़ गिरा था। उससे खुद को बचाने में ये एक बार फिर से कार समेत पानी में चली जाती हैं। और इस बार ये दोनों पानी में अकेली नहीं थी, बल्कि वो क्रोकोडाइल भी बाहर आ चुका था, जो इनके कार पर हमला कर देता है। जैसे तैसे करके जैन गन को जो कार में ही रखा था, उसको लेकर ऊपर आती है। ये कई बार शूट करती है, मगर उसको एक भी गोली नहीं लगती है। तभी वो उसके ऊपर हमला कर देता है, और कुछ देर में पानी रेड हो जाता है। योलेंडा को लगता था कि जैन मारी गई, तभी वो ऊपर आ जाती है। इसका मतलब है कि क्रोकोडाइल को उसने खत्म कर दिया, और एक छोटी सी ट्रिप की वजह से इनकी जिंदगी का तख्ता पलट चुका था। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।